असहयोग आंदोलन रुका, एक राजनीतिक शून्यता सी आई। अब सवाल था इसे भरा कैसे जाए। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन जैसे नेताओं ने तर्क दिया कि भाई परिषदों का बहिष्कार खत्म करो, चुनाव लड़ो। ये थे स्वराजवादी। अच्छा, पर उनका तर्क क्या था? मतलब परिषदों में जाकर वो क्या हासिल करना चाहते थे? वहां तो अंग्रेजों का ही दबदबा था। देखिए, उनका मानना था कि परिषदों में जाना असहयोग को नकारना नहीं है, अच्छा। बल्कि ये लड़ाई को एक नए मोर्चे पर ले जाना है। वो कहते थे कि अगर हम बाहर रहेंगे तो सरकार अपने लोग भर देगी, अपने पिट्ठू। बिल्कुल, अपने पिट्ठू भर देगी और फिर जो चाहेगी वो कानून पास कराएगी, अपने हर काम को जायज ठहराएगी। परिषदों में घुसकर हम सरकार के काम में लगातार बाधा डालेंगे, मतलब रुकावट डालेंगे। हाँ, उनके बजट गिराएंगे, उनके जो दमनकारी कानून है उनका पर्दाफाश करेंगे। एक तरह से परिषदों को राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बना देंगे। ये तो परिषदों को सरकारी मशीनरी में स्पीड ब्रेकर की तरह इस्तेमाल करने वाली बात हुई। दिलचस्प है। लेकिन फिर नो चेंजेस, जिनमें राजा जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता थे, वो क्यों इसके खिलाफ थे? उनका क्या डर था? उन्हें डर था कि ये जो संसदीय राजनीति का रास्ता है ना, ये फिसलन भरा है। एक बार नेता परिषदों में गए तो वो सत्ता के लाभ, पद, कुर्सी, इसके लालच में पड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब भटक सकते हैं रास्ते से। हाँ, और इससे क्या होगा कि जो जमीनी स्तर पर जनता के बीच रचनात्मक काम हो रहा है, जैसे खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा, छुआछूत मिटाना, वो पीछे छूट जाएगा। उनका मानना था कि असली ताकत तो जनता को संगठित करने में है, अगले जन आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा की तैयारी करने में है। ये तो वाकई दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक ऊपर से व्यवस्था को चुनौती देने की बात कर रहा था और दूसरा नीचे से जमीन से नींव मजबूत करने की। फिर इनमें सुलह कैसे हुई? कांग्रेस टूटने से कैसे बच गई? देखिए, दोनों ही पक्ष गांधी जी के नेतृत्व का सम्मान तो करते ही थे और ये भी समझते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एकता बहुत जरूरी है। काफी बहस हुई, मुबाहिजे हुए और फिर सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। हाँ, स्पेशल सेशन। हाँ, उसमें एक समझौता हुआ। तय हुआ कि ठीक है, स्वराजवादियों को कांग्रेस के ही एक अंग के रूप में चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी जाए। और उन्होंने चुनाव लड़ा भी नवंबर 1923 में। उनका घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो, वो भी काफी चर्चा में रहा था। क्या खास बातें थी उसमें? हाँ, अक्टूबर 1923 का उनका घोषणा पत्र काफी तीखा था, साम्राज्यवादी विरोधी। उसमें साफ कहा गया था कि ब्रिटिश राज का असली मकसद भारत का शोषण करना है और ये जो सुधार वगैरह है ये सब दिखावा है। उन्होंने वादा किया कि वो परिषदों में जाकर फौरन स्वशासन की मांग उठाएंगे और अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो काम ठप कर देंगे। बिल्कुल, तो वो परिषदों के काम को अंदर से लगातार बाधित करेंगे, ठप कर देंगे। गांधी जी का क्या रुख रहा इस सब पर? वो तो शायद जेल से फरवरी 1924 में रिहा हुए थे। हाँ, शुरू में गांधी जी परिषद प्रवेश के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जब वो रिहा हुए तो उन्होंने देखा कि भाई स्वराजवादी भी देशभक्त है, उनके पास भी एक रणनीति है, एक तर्क है। और एक और बात थी। क्या? नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यवादियों को कामयाबी भी मिली थी, खासकर केंद्रीय विधानसभा में 42 सीटें जीतना, मध्य प्रांत में बहुमत पाना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण था। ऊपर से सरकार भी क्रांतिकारियों और स्वराज्यवादियों दोनों पर ही सख्ती कर रही थी। तो गांधी जी ने महसूस किया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन ठीक नहीं होगा और उन्होंने धीरे धीरे स्वराज्यवादियों के काम को मतलब एक तरह से स्वीकार कर लिया। तो स्वराज्यवादी परिषदों में पहुंचे। वहां उन्होंने क्या किया? क्या वो अपनी रणनीति में कामयाब रहे? देखिए, उनकी कुछ ठोस उपलब्धियां तो जरूर रहीं। उन्होंने कई बार खासकर बजट अनुदानों पर सरकार को हराया, जरूरी मुद्दों पर बहसें करवाईं, स्थगन प्रस्ताव लाए, स्वशासन, नागरिक अधिकारों और भारतीय उद्योगों के विकास जैसे मुद्दों पर उनके भाषणों ने जनता में जागरूकता फैलाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर चुना जाना, ये तो अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा जैसा था। बिल्कुल, ये एक बड़ी सांकेतिक जीत थी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, 1928 में उन्होंने वो जो विवादास्पद पब्लिक सेफ्टी बिल था, हाँ, सुना है उसके बारे में, उसे पास होने से रोक दिया। ये बिल सरकार को किसी भी अवांछित विदेशी को देश से निकालने का अधिकार देता था। निशाना असल में कम्युनिस्ट और समाजवादी नेता थे। तो स्वराजवादियों ने उस दौर के राजनीतिक खालीपन को भरा और ये साबित किया कि हाँ, परिषदों का इस्तेमाल भी राष्ट्रीय हितों के लिए किया जा सकता है। मॉन्टफोर्ट सुधारों की पोल खोली उन्होंने। लेकिन
जैसा होता है हर रणनीति की अपनी सीमाएं होती हैं। स्वराजवादियों के साथ क्या दिक्कतें आईं, कहाँ कमी रह गई? हाँ, कई दिक्कतें थीं। एक बड़ी कमी ये रही कि वो परिषदों के अंदर की अपनी लड़ाई को बाहर मतलब जनता के संघर्षों से जोड़ने की कोई ठोस योजना नहीं बना पाए। उनकी पहुंच ज्यादातर अखबारों के जरिए ही थी। मतलब मास कांटेक्ट उतना नहीं हो पाया। उतना नहीं। और उनकी जो बाधा डालने की रणनीति थी, उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। कब तक सिर्फ बाधा डालते रहेंगे? सरकार दूसरे रास्ते निकाल लेती थी। और क्या सत्ता का मोह भी आड़े आ रहा, जैसा नो चेंजेस को डर था? दुर्भाग्य से हाँ, कुछ हद तक ये बात सही निकली। कुछ सदस्य सरकारी समितियों में शामिल होने और पद स्वीकार करने के लोभ से बच नहीं पाए। बंगाल में एक और समस्या हुई। वहां वो जमींदारों के हितों के टकराव में किसानों का पक्ष ठीक से नहीं ले पाए। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे उन्हें कई मुस्लिम सदस्यों का समर्थन खोना पड़ा, जो ज्यादातर किसानों के करीब थे। इसी माहौल में लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे कुछ नेताओं ने उत्तरदायी सहयोग यानी रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन की बात करनी शुरू कर दी, मतलब सरकार के साथ मिलकर काम करने की। तो ये अंदरूनी खिंचातान, रणनीति की सीमाएं, इनके चलते स्वराजवादी धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। हाँ, कह सकते हैं। मार्च 1926 तक मुख्य नेतृत्व ने विधानमंडलों से वॉकआउट कर लिया और फिर 1929 के लाहौर कांग्रेस में जब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब तो परिषद प्रवेश का सवाल ही एक तरह से खत्म हो गया। स्वराजवादी पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में वापस आ गए। तो जब स्वराजवादी परिषदों में ये सियासी जंग लड़ रहे थे, उस दौरान नो चेंजर्स क्या कर रहे थे? क्या वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे अगले आंदोलन का? बिल्कुल नहीं, वो खाली नहीं बैठे थे। नो चेंजर्स पूरी तरह रचनात्मक कार्यों में जुटे थे। देश भर में आश्रम खोले गए, जहां कार्यकर्ता गांवों में जाकर खादी और चरखे का प्रचार करते थे, लोगों को आत्मनिर्भरता सिखाते थे। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, जहां अंग्रेजी शिक्षा के समानांतर भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर भी उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाना, शराबबंदी का प्रचार करना और बाढ़ जैसी आपदाओं में राहत कार्य। ये सब काम जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर रहे थे। असल में यही रचनात्मक कार्यकर्ता थे जो बाद में 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की रीढ़ साबित हुए। उन्होंने एक तरह से कैडर फोर्स तैयार कर दी थी। हालांकि इन रचनात्मक कार्यों की भी अपनी कुछ सीमाएं बताई जाती हैं, जैसे खादी का महंगा होना या राष्ट्रीय शिक्षा का लाभ सीमित लोगों तक पहुंचना। हाँ, ये आलोचनाएं थीं और उनमें कुछ सच्चाई भी थी। खादी मिल के कपड़े से महंगी थी, आम आदमी के लिए रोज पहनना शायद मुश्किल था, और राष्ट्रीय शिक्षा का फायदा ज्यादातर शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग या धनी किसानों तक ही पहुंच पाया। लेकिन फिर भी इन कामों ने एक नैतिक और संगठनात्मक आधार तो तैयार किया ही। तो एक तरफ कांग्रेस इस अंदरूनी बहस और रणनीति में उलझी थी, वहीं दूसरी तरफ देश में एक और तरह की ऊर्जा, एक और लहर पनप रही थी, समाजवाद की। इसने खासकर युवाओं को अपनी ओर खींचा। बिल्कुल सही। रूस की 1917 की क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा था और भारत के युवा राष्ट्रवादी भी इससे अछूते नहीं थे। मार्क्सवादी और समाजवादी विचार उन्हें बहुत आकर्षित कर रहे थे। ये वो युवा थे जो गांधी जी के तरीकों से शायद पूरी तरह सहमत नहीं थे या उन्हें अपर्याप्त मानते थे। मतलब वो सिर्फ राजनीतिक आजादी से आगे देख रहे थे। हाँ, वो आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहते थे। वो देश की गरीबी, असमानता के लिए ज्यादा क्रांतिकारी समाधान चाहते थे। तो ये युवा स्वराजवादियों और नो चेंजर्स दोनों से ही अलग सोच रखते थे, उनकी आलोचना करते थे। हाँ, वे दोनों की रणनीतियों को अधूरा मानते थे। वे सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, जिसमें सामाजिक और आर्थिक आजादी भी शामिल हो। वो सिर्फ साम्राज्यवाद का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि देश के अंदर जमींदारों और पूंजीपतियों द्वारा जो शोषण हो रहा था, उस सवाल को भी उठा रहे थे। यहीं से कांग्रेस के अंदर वामपंथी दबाव बढ़ना शुरू हुआ। और इसी माहौल में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई। जी, वैसे तो प्रयास पहले से चल रहे थे। 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय, अबानी मुखर्जी जैसों ने कोशिश की थी। एम.एन. रॉय तो कॉमिंटर्न के नेतृत्व तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन औपचारिक रूप से कहें तो 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई की नींव रखी गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्टों को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानती थी, है ना? ओह बिल्कुल।
उन्होंने शुरू से ही इन पर नकेल कसने की कोशिश की। हाँ, सरकार ने उन पर काफी सख्ती दिखाई, जैसे 1924 का कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। हाँ, जिसमें S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे नेता जेल गए, और फिर 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस तो बहुत बड़ा था। उसमें तो बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। बिल्कुल, मेरठ केस में तो 31 बड़े कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियन नेता और वामपंथी राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की कोशिश थी कि इन विचारों को फैलने से रोका जाए, लेकिन अक्सर दमन का असर उल्टा होता है। इन मुकदमों ने भी समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। समाजवाद के अलावा और कौन सी नई धाराएं इस दशक में उभर रही थी? आपने छात्र और किसान आंदोलनों का जिक्र किया था। हाँ, युवाओं में जबरदस्त सक्रियता थी। जगह जगह छात्र लीग बन रही थी, सम्मेलन हो रहे थे। 1928 में कलकत्ता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता तो नेहरू जी ने की थी। अच्छा। हाँ, और किसानों के मुद्दे भी जोर पकड़ रहे थे। आंध्र, राजस्थान, बॉम्बे, मद्रास, कई जगह किसान आंदोलन हुए। और गुजरात का 1928 का बारडोली सत्याग्रह तो बहुत मशहूर हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, और उन्हें सरदार की उपाधि भी वहीं मिली थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो किसानों के लगान वृद्धि के खिलाफ एक बहुत सफल आंदोलन था। और मजदूर आंदोलन का क्या हाल था? ट्रेड यूनियंस? मजदूर आंदोलन भी जोरों पर था। 1920 में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन चुकी थी, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस दशक में कई बड़ी हड़तालें हुईं, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में, टाटा स्टील में, बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स में। बॉम्बे के कपड़ा मिलों की हड़ताल तो कई महीनों तक चली थी। 1923 में मद्रास में पहली बार मई दिवस भी मनाया गया। ये सब दिखाता है कि मजदूर वर्ग एक संगठित ताकत के रूप में उभर रहा था। इनके साथ ही, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, विभिन्न जाति आधारित आंदोलन भी चल रहे थे। वो भी तो सामाजिक बदलाव की मांग कर रहे थे। निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण थे। दक्षिण में जस्टिस पार्टी और पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का प्रभाव और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित चेतना का उभार, केरल में नारायण गुरु और एजवा आंदोलन, बिहार में यादवों का आंदोलन, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, ये सब भारत के सामाजिक ताने बाने में हो रहे गहरे बदलावों का संकेत थे। ये सभी आंदोलन, भले ही उनके तात्कालिक मुद्दे अलग रहे हों, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक कैनवस का हिस्सा बन रहे थे। वाह, मतलब कितना कुछ एक साथ हो रहा था। कांग्रेस की अंदरूनी बहस, समाजवाद का उदय, किसान मजदूर छात्र आंदोलन, जातिगत चेतना, और इसी सब के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी एक नए तेवर के साथ एक नए रूप में सामने आ रहा था। हाँ बिल्कुल, ये वो युवा थे जिन्हें गांधी जी का अहिंसक मार्ग या स्वराजवादियों का संसदीय रास्ता ये सब बहुत धीमा लगता था। वो तत्काल सीधी कार्रवाई के जरिए अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, और इसके पीछे कई प्रेरणाएं थीं। जैसे कि क्या चीजें उन्हें प्रेरित कर रही थीं? एक तो जैसा हमने कहा, रूस की 1917 की क्रांति की सफलता। उसने दिखाया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी जनता उखाड़ सकती है। दूसरे, देश में मजदूर आंदोलन का जो उभार था, ट्रेड यूनियनवाद, उसने उन्हें एक नई क्रांतिकारी शक्ति का एहसास कराया। तीसरे, उस समय का साहित्य, जैसे सचिन सान्याल की बंदी जीवन या शरद चंद्र चटर्जी का उपन्यास पाथेड़ दाबी और आत्मशक्ति, सारथी जैसी पत्रिकाएं। इनमें क्रांतिकारियों के बलिदान का गुणगान होता था, जिसने युवाओं को बहुत प्रेरित किया। इस दौर के क्रांतिकारियों की मुख्य धाराएं कौन सी थी? मतलब कहाँ-कहाँ ये ज्यादा सक्रिय थे? मोटे तौर पर दो मुख्य केंद्र थे। एक था पंजाब, यूपी, बिहार का क्षेत्र, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA सक्रिय थे। और दूसरा केंद्र था बंगाल। वहां पुराने अनुशीलन और युगांतर समूह तो थे ही, साथ में सूरी सेन के नेतृत्व में चटगांव समूह एक नई ताकत के रूप में उभरा। HRS की बात करें तो काकोरी कांड, जो अगस्त 1925 में हुआ, जी, वो एक बड़ी घटना मानी जाती है। हाँ, लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटने की वो कोशिश HRA की पहली बड़ी संगठित कार्रवाई थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने बहुत सख्ती की। कई नेता पकड़े गए, फांसी हुई, लंबी सजाएं हुई। तो HRA खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ।
यहीं से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों ने कमान संभाली और ये नई पीढ़ी समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थी। इन्होंने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में एचआरए का पुनर्गठन किया और नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। नाम में सोशलिस्ट जोड़ना उनके वैचारिक बदलाव का प्रतीक था। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बदलाव था। और फिर सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने जैसी घटनाएं हुई। बिल्कुल। साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने दिसंबर 1928 में पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और असेंबली बॉम्ब कांड, वो अप्रैल 1929 में हुआ। सरकार 2 दमनकारी बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो नागरिक स्वतंत्रता और मजदूरों के अधिकारों को कम करते। इनके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था। वो देश का ध्यान खींचना चाहते थे। इसके बाद का दमन चक्र तो और भी भयानक था। लाहौर षड्यंत्र केस चला, जतिन दास की शहादत हुई। हाँ, वो बहुत दुखद था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। जेल में बेहतर सुविधाओं और राजनीतिक कैदी के दर्जे के लिए भूख हड़ताल हुई और उसी भूख हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और चंद्रशेखर आजाद? आजाद दिसंबर 1929 में वायसराय इरविन की ट्रेन उड़ाने के प्रयास में शामिल थे। वो अंत तक पकड़ में नहीं आए और फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इन बलिदानों का असर तो बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। इन शहादतों ने युवाओं में क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। भगत सिंह तो एक प्रतीक बन गए, प्रेरणा बन गए। अब बंगाल की तरफ देखें तो वहां सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह, जो अप्रैल 1930 में हुआ, वो भी एक बहुत ही साहसिक और योजनाबद्ध कदम था। हाँ बिल्कुल। सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा कहते थे, उन्होंने अपने साथियों अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बाउल वगैरह के साथ मिलकर चटगांव के सरकारी शस्त्रागारों पर एक साथ हमला करने की योजना बनाई। ये एक सशस्त्र विद्रोह की कोशिश थी। उनका मकसद क्या था? सिर्फ हथियार लूटना? नहीं, सिर्फ हथियार लूटना नहीं। उनका मकसद था ये दिखाना कि ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य शक्ति को चुनौती दी जा सकती है, कि संगठित होकर उनका सामना किया जा सकता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले करीब 65 कार्यकर्ताओं ने इस छापे को अंजाम दिया और कुछ समय के लिए चटगांव पर कब्जा भी कर लिया। ये कई दिनों तक चला। और सूर्य सेन का क्या हुआ? सूर्य सेन कुछ समय तक छिपे रहे, लेकिन फरवरी 1933 में गिरफ्तार हो गए और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। बंगाल के इस क्रांतिकारी चरण की कुछ खास बातें थीं, है ना? खासकर महिलाओं की भागीदारी के बारे में सुना है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया पहलू था। इस चरण में खासकर सूर्य सेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। प्रीतिलता वाडेदार, जिन्होंने एक यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया और शहादत दी, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चंदेरी, बीना दास, इन वीरांगनाओं ने साबित किया कि महिलाएं भी क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं। ये तो वाकई बड़ा बदलाव था। और कोई खास बात? दूसरी बात ये कि इस दौर में व्यक्तिगत हत्याओं से ज्यादा जोर सरकारी ठिकानों, मतलब राज्य के अंगों पर, सामूहिक हमलों पर था। और विचारधारा में भी पहले के क्रांतिकारियों में जो कुछ हिंदू धार्मिक प्रवृत्तियां थीं, उन्हें काफी हद तक त्याग दिया गया, जिससे सत्तार, मीर अहमद जैसे मुस्लिम युवाओं की भागीदारी भी संभव हुई। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां, कुछ सीमाएं रही होंगी। हाँ, जाहिर है, आंदोलन में कुछ रूढ़िवादी तत्व तो बने रहे और ये एक व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्य विकसित करने में शायद पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। बंगाल में भी जो क्रांतिकारी स्वराजवादियों के साथ काम कर रहे थे, वो मुस्लिम किसानों के मुद्दों का, खासकर जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष का खुलकर समर्थन नहीं कर पाए। इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार पहले तो घबराए,
फिर उसने कठोर दमन का चक्र चलाया। करीब 20 नए दमनकारी कानून बनाए गए, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, फांसी दी गई। लेकिन इसी दमन और संघर्ष के बीच, जैसा आपने पहले इशारा किया, क्रांतिकारी विचारधारा में खासकर भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव भी आया। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान था इस दौर का। भगवती चरण वोहरा की किताब थी द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, उसमें ये साफ किया गया, और भगत सिंह ने खुद अदालत में और अपने लेखों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा या बम और पिस्तौल चलाना नहीं है। तो फिर क्या मतलब था उनके लिए क्रांति का? उनके लिए क्रांति का मतलब था व्यवस्था परिवर्तन, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जो जनता द्वारा जनता के लिए हो। उन्होंने कहा, क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो प्रगट अन्याय पर आधारित है बदलनी चाहिए। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया, पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का उन्मूलन। इसीलिए उन्होंने सिर्फ गुप्त कार्यवाही नहीं की, बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से जगाने और संगठित करने के लिए पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 जैसे खुले संगठन भी बनाए। तो ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक्शन के साथ साथ एक गहरी सोच, एक विचारधारा थी। बिल्कुल। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, वो इसी व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का प्रतीक था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, 1920 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मंथन का दौर था, है ना। एक तरफ स्वराजवादी और नो चेंजर्स के बीच परिषदों में भागीदारी को लेकर बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ समाजवादी विचारों, किसान और मजदूर आंदोलनों और एक नए वैचारिक मोड़ के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों जैसी नई ताकतें उभर रही थीं। हाँ, हर पक्ष अपने तरीके से, अपनी समझ से आज़ादी के लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। रास्ते अलग-अलग थे, तरीके अलग-अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। ये एक जटिल लेकिन बेहद रचनात्मक, बेहद डायनामिक दौर था, जिसने आने वाले दशकों के संघर्ष की, खासकर 1930 के बड़े आंदोलन की नींव रखी। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये अलग-अलग रास्ते, परिषदों के अंदर संवैधानिक विरोध, गांवों में रचनात्मक कार्य, समाजवादी विचारों का संगठन और क्रांतिकारी कार्यवाही, क्या ये सब पूरी तरह से एक दूसरे से कटे हुए थे, या इनके बीच कोई अनदेखा, अनकहा सा रिश्ता भी था? मतलब क्या एक की सीमाएं दूसरे के उभार का कारण बनी, या क्या अनजाने में ही ये एक दूसरे को खाद पानी दे रहे थे और मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन के उस विराट वृक्ष को सींच रहे थे जिसे हम आज देखते हैं? ये सवाल हमें उस दौर की जटिलता पर और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है 1920 के दशक के भारत की इस उथल-पुथल भरी बहुआयामी तस्वीर को समझने में हमारे श्रोताओं को मदद मिली होगी।